गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट व्यवसाय प्रशासन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर फर्स्ट, बिजनेस लॉ, व्यापारिक संनियम या व्यापारिक विधि। इसमें अपना टॉपिक रहेगा पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। इसमें अपन अध्ययन करेंगे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत ऐसे कौन से पक्षकार होते हैं जो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं। उनके संबंध में अधिनियम की विभिन्न धाराओं में अधिनियम संबंधी प्रमुख प्रावधान बताए गए हैं। उनका अध्ययन अपन प्रमुख रूप से करते हैं। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार वे सभी ठहराव प्रवर्तित करवाए जा सकते हैं जो अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता अनुबंध का एक प्रमुख लक्षण माना गया है। यह इस अध्याय के अंतर्गत इन सभी महत्वपूर्ण लक्षणों को स्पष्ट किया गया है। अनुबंध करने की क्षमता से आशय, अनुबंध करने की क्षमता का क्या अर्थ है? अनुबंध करने की क्षमता से तात्पर्य पक्षकारों की अनुबंध करने की वैधानिक क्षमता से है। दूसरे शब्दों में अपन यह कह सकते हैं, अनुबंध करने की क्षमता से तात्पर्य पक्षकारों द्वारा वैधानिक रूप से बंधनकारी अनुबंध करने की क्षमता से है। अब प्रश्न ये उठता है कि अनुबंध करने की क्षमता किसमें है? अधिनियम की धारा 11 के अनुसार स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो संबंधित राज्यनियम जो उन पर लागू होता है के अनुसार वयस्क आयु का है और जो स्वस्थ मस्तिष्क का है तथा वह किसी राज्यनियम अर्थात जो उस पर लागू होता हो राज्यनियम के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। तो अधिनियम की धारा 11 के अनुसार अपन अध्ययन करें डिटेल से, तो अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति को 3 कैटेगरी में अपन बांट सकते हैं। नंबर 1, ऐसा व्यक्ति जो वयस्क हो, ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो और ऐसा व्यक्ति जो किसी राज्यनियम द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। इसके विपरीत दूसरे शब्दों में अपन यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है यदि वह निम्नांकित शर्तों या योग्यताओं को पूरा करता हो। जैसे नंबर 1, उसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो, अर्थात वह व्यक्ति पूर्ण रूप से वयस्क हो गया हो। दूसरा, वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो। तीसरा, वह देश के किसी भी अन्य राज्यनियम के अधीन अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। इसी बात को अपन अन्य रूप में भी कह सकते हैं कि निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तियों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। वही 3 कैटेगरी के व्यक्तियों को अपन इसमें विपरीत रूप में अपन स्पष्ट कर सकते हैं। अतः निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। तो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखने वाले व्यक्ति की 3 कैटेगरी कौन कौन सी हो गई? नंबर 1, अवयस्क व्यक्ति। नंबर 2, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। नंबर 3, वे व्यक्ति जिन्हें देश के किसी भी अधिनियम के अधीन अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। लास्ट वाला जो पॉइंट है उसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति
अनुबंध करने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा, जिसको किसी भी राजनियम के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। यहाँ पर अपन पुनः इस बात को रिपीट कर सकते हैं कि सामान्यतः राजनियम यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य है। यदि कोई भी व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता के न होने के आधार पर अनुबंध के दायित्व से मुक्त होना चाहता है, तो उसे स्वयं को अपनी अयोग्यता को सिद्ध करना होगा। तो अपन ने यहाँ तक वीडियो में स्पष्ट किया कि 3 ऐसे कैटेगरी है जो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं। दोबारा रिपीट कर सकते हैं अपन। नंबर 1, अवयस्क व्यक्ति, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। नंबर 3, ऐसा व्यक्ति जो राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। इनको अपन भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार आज अपन सबसे पहले लेते हैं अवयस्क। अवयस्क व्यक्ति से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपने देश से संबंधित अधिनियम के अंतर्गत अवयस्क के अंतर्गत वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है। अनुबंध करने के उद्देश्य से भारतीय वयस्कता अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत वयस्कता संबंधी प्रावधान दे रखे हैं। इनमें हम 2 वर्गों में विभक्त करके अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1, सामान्यतः वयस्कता की आयु। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति जिसने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं, वह अनुबंध करने के उद्देश्यों के लिए वयस्क माना जाता है। नंबर 2, संरक्षक की दशा में वयस्कता की आयु। यदि किसी अवयस्क के अवयस्कता काल में ही उसकी स्वयं की अथवा उसकी संपत्ति अथवा दोनों की देखरेख एवं सुरक्षा के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक की नियुक्ति कर दी गई है अथवा कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने उसकी संपत्ति अपनी देखरेख में ले रखी है, तो ऐसा अवयस्क तभी वयस्क हुआ माना जाएगा जबकि उसने अपनी उम्र के 21 वर्ष पूरे कर लिए हों। तो ये 2 बातें भारतीय अवयस्कता अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्पष्ट की गई है। अवयस्कों के संबंध में न्याय दर्शन नियमन करने वाले 2 आधारभूत सिद्धांत हैं। नंबर 1, अवयस्कों को संरक्षण प्रदान करना। नंबर 2, दूसरों को अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचाना। अब अपन अध्ययन करते हैं अवयस्क के ठहराव के संबंध में क्या नियम है, क्या प्रावधान है, अर्थात क्या प्रकृति है। नेचर और रूल्स क्या हैं माइनर एग्रीमेंट्स के संबंध में। अवयस्कों के ठहराव की प्रकृति या उनसे संबंधित नियमों को निम्नांकित शीर्षकों में स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होना। एक अवयस्क के साथ किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है। उसके साथ किया गया ठहराव व्यर्थनीय नहीं माना जाता है। ऐसा ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। नंबर 2, वचनग्रहीता या हितकारी की स्थिति में अवयस्क द्वारा अनुबंध का प्रवर्तन। यदि अनुबंध में अवयस्क हितधारी या लाभ की स्थिति में है, तो वह चाहे तो न्यायालय से प्रार्थना करके दूसरे पक्षकार के विरुद्ध अनुबंध को प्रवर्तित करा सकता है। बाद में भी इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। नंबर 3, प्रत्यास्थापना या क्षतिपूर्ति। प्रत्यास्थापना का तात्पर्य यहाँ पर है ठहराव के अंतर्गत प्राप्त लाभ या प्रतिफल को लौटा देना एवं पक्षकारों का ठहराव से पूर्व की स्थिति में आ जाना। नंबर 4, पुष्टिकरण या अनुसमर्थन संभव नहीं। एक अवयस्क वयस्कता प्राप्त करने के बाद भी अपने ठहरावों का पुष्टि नहीं कर सकता है। इसके पीछे मूल धारणा यह है कि किसी भी व्यर्थ ठहराव का पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता है। अतः एक अवयस्क वयस्कता प्राप्त करने के बाद भी अवयस्कता की अवधि के लिए
किए गए ठहरावों का पुष्टिकरण नहीं कर सकता है। नंबर 5, अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होना। एक अवयस्क के साथ अवरोध या गत्यावरोध या प्रदर्शन का सिद्धांत भी लागू नहीं होता है। अवयस्क अपनी अवयस्कता की सदैव वकालत कर सकता है या दलील दे सकता है तथा अवयस्कता की आड़ में अपने दायित्व से भी बच सकता है। 6, निर्दिष्ट या विशिष्ट निष्पादन नहीं। निर्दिष्ट या विशिष्ट निष्पादन का तात्पर्य अनुबंध को मूल रूप में तय की गई शर्तों के अनुसार पूरा करवाना है। ठहराव विशिष्ट निष्पादन तभी करवाया जा सकता है जबकि ठहराव वैध हो। अगला है अवयस्क के संरक्षक द्वारा किए गए अनुबंध। अवयस्क के संरक्षक द्वारा किए गया अनुबंध अवयस्क द्वारा तथा अवयस्क के विरुद्ध प्रवर्तित करवाया जा सकता है यदि ऐसा संरक्षक निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है। नंबर 1, वह संरक्षक अनुबंध करने की क्षमता रखता है यदि वह अपने शक्तियों के अंतर्गत अनुबंध करता है। संरक्षक द्वारा किए जाने वाले अनुबंध अवयस्क के हित में हैं तथा लास्ट, यदि कोई अवयस्क का संरक्षक अवयस्क के लिए अचल संपत्ति खरीदने का अनुबंध नहीं कर सकता है किंतु अवयस्क के हित के लिए उसकी संपत्ति को न्यायालय की अनुमति से बेच सकता है। अगला है माता पिता का दायित्व नहीं। अवयस्क द्वारा किए गए ठहराव के लिए उसके माता पिता का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, चाहे वह दायित्व जीवन की आवश्यकताओं के संबंध में ही क्यों न किया गया हो। अगला प्रावधान है अवयस्क एजेंट। किसी भी अवयस्क को अपना एजेंट नियुक्त करने का अधिकार नहीं होता है। अगला है अवयस्क साझेदार। एक अवयस्क कभी भी साझेदारी फर्म का साझेदार नहीं बन सकता है क्योंकि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है और अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। अवयस्क के लिए प्रतिभूति। अवयस्क की कोई भी व्यक्ति गारंटी दे सकता है किंतु गारंटी देने वाला व्यक्ति ऋणदाता के वचन को पूरा करने के बाद भी अवयस्क को उस वचन के पालन के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इसी प्रकार यदि अवयस्क किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर दूसरे व्यक्ति की गारंटी देता है तो उसके लिए भी कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। अवयस्क अंशधारी, इसके संबंध में प्रमुख प्रावधान क्या है? न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार यह कहा गया है कि यदि कोई अवयस्क अपने संरक्षक के माध्यम से किसी कंपनी के अंश अपने नाम अंतरित करने की प्रार्थना करता है तो उसे अंशधारी बनाया जा सकता है यदि वह अंश पूर्णदत्त हो, अर्थात फुली पेड अप अगर शेयर है तो ऐसा वह कर सकता है। अगला प्रावधान है पट्टेदारी तथा अन्य व्यवसाय के संबंध में प्रावधान। यह भी पॉइंट न्यायालय के निर्णय के आधार पर बनाया गया है। निर्णय में यह कहा गया है कि अवयस्क का वास्तविक संरक्षक अवयस्क के लिए न तो कोई संपत्ति पट्टे पर ले सकता है और न ही उससे ऐसा कोई व्यवसाय कर सकता है जिससे अवयस्क का कोई दायित्व उत्पन्न होने की संभावना हो। अगला प्रावधान है अवयस्क संयुक्त वचनदाता के रूप में। यदि कोई अवयस्क कुछ अन्य अवयस्क वचनदाताओं के साथ वचनदाता बनता है तो उस अनुबंध में वयस्क वचनदाता ही उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं, अवयस्क को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अवयस्क और दिवालिया अधिनियम, इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि एक अवयस्क को कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है, चाहे उसने जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं को ही क्यों न खरीदा हो। भारतीय दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत भी अवयस्क के संबंध में यह प्रावधान दिया गया है। अवयस्क तथा विनिमय साध्य विलेख अधिनियम। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन एक अवयस्क बिल, चेक, प्रतिज्ञा पत्र लिख सकता है या हस्तांतरित कर सकता है तथा उसका
परक्रामण कर सकता है, किंतु ऐसे विलेख के अप्रतिष्ठित होने पर उसका कोई व्यक्तिगत दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, जबकि विलेख से संबंधित अन्य सभी पक्षकार उसके प्रति तथा अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी माने जाएंगे। ऐसा न्यायालय के निर्णय के आधार पर यह प्रावधान बनाया गया है। अपराध के लिए उत्तरदायी। यदि किसी अवयस्क ने कोई ऐसा अपराध किया है जिससे किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अथवा उसकी संपत्ति को क्षति पहुंचती है, तो अवयस्क को उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। अवयस्क भी वयस्कों की तरह ही आक्रमण, मानहानि, शीलभंग, अतिचार, कपट, गबन आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। परंतु यदि अनुबंध के कारण अपराधपूर्ण कार्य किए जाते हैं तो अवयस्क को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। विवाह का अनुबंध। एक अवयस्क द्वारा भविष्य में शादी करने के लिए कोई ठहराव करता है तो वह पूर्ण रूप से व्यर्थ माना जाता है। नौकरी का ठहराव व्यर्थ होना। एक अवयस्क के साथ किया गया नौकरी का ठहराव भी हमेशा व्यर्थ माना जाता है। प्रशिक्षुता का अनुबंध। यदि अवयस्क अपने संरक्षक के माध्यम से प्रशिक्षुता अधिनियम के अधीन प्रशिक्षण हेतु किसी भी कारखाने के मालिक से अनुबंध करता है तो यह अनुबंध हमेशा वैध माना जाएगा। बंधक अनुबंध। अवयस्क द्वारा अपनी संपत्ति बंधक रखने का ठहराव व्यर्थ माना जाता है, किंतु वह अपने पास किसी दूसरे की संपत्ति को प्रतिफल के बदले बंधक रख सकता है। अगला प्रावधान है आवश्यकताओं के संबंध में दायित्व। यदि कोई व्यक्ति किसी अवयस्क या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन के लिए वह अवयस्क बाध्य है को उसकी स्थिति के अनुसार आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध कराता है, तो ऐसा व्यक्ति अवयस्क की संपत्ति में से अपनी वस्तुओं का मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी होगा। यह सेक्शन 68 के अंतर्गत बताया गया है। तो ये अवयस्क अधिनियम के अंतर्गत और भारतीय अनुबंध अधिनियम एवं अन्य अधिनियम के अंतर्गत अवयस्क के संबंध में 22 प्रावधान दे रखे हैं, उनका अपन अध्ययन करें। दोबारा रिपीट करते हैं। अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखने वाले व्यक्ति में सबसे पहला होता है अवयस्क व्यक्ति। आज अपन ने इसका अध्ययन किया है। दूसरा पक्षकार होता है अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। इसका अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।